एकता हरि बोलो गजानन भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गंगा सिंधु सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी महेंद्रया चरवती वैदिका क्षिप्रा वेदवती महासुरदी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश वन्य जीवों के प्रबंधन की दृष्टि से एक अपनी पूरे देश और दुनिया में अलग पहचान बना रहा है। और खासकर भोपाल में रातापानी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर हमने हमारा 8वां टाइगर रिजर्व पार्क की घोषणा की थी और उसका जिस प्रकार से सफलता के साथ स्वागत हुआ और धीरे धीरे करके भोपाल में वन्यजीव प्रबंधन की दृष्टि से ये देश की पहली राजधानी बना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम एक और टाइगर रिजर्व पार्क की आज अधिसूचना जारी कर रहे हैं। ये माधव नेशनल पार्क टाइगर अभयारण्य के नाते जाना जाएगा। यद्यपि ये माधव नेशनल पार्क तो 1956 में बना था, लेकिन टाइगर रिजर्व पार्क करके जब ये बन के जाता है तो ऐसे में टाइगर की प्रति जिज्ञासा और हमारा फॉरेन का, अपने देश का, सभी जिज्ञासु पर्यटकों का ये अद्भुत केंद्र बनेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एशिया का पहला चीता प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक हमने यहीं चंबल के बेल्ट में ही श्योपुर और मुरैना से जोड़ करके इसकी शुरुआत की थी और उसकी दूसरी पीढ़ी भी अब हमने जंगलों के अंदर हमारे सभी चीता सफलता के साथ घूमते दिखाई दे रहे हैं। और ये केवल चीता नहीं है, यहाँ इसी चंबल के क्षेत्र में घड़ियाल प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है, जो चंबल के नदी के माध्यम से घड़ियाल पुनर्वास की दृष्टि से एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और अब तीसरा ये माधव नेशनल पार्क टाइगर अभयारण्य बनने के साथ ही एक पूरा चंबल का बेल्ट पर्यटन की दिशा में, रोजगार की दिशा में, क्षेत्र को पहचान की दिशा में एक नई अपनी पहचान बनाएगा। जिस टाइगर रिजर्व पार्क को हम अनाउंस कर रहे हैं, इसके अंदर वैसे भी काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे जंगली जीव, खास करके सियार, लोमड़ी, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, शाही, अजगर, चिंकारा, चौसिंगा इत्यादि तो पाए जाते हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ से लगी हुई नदी में मगर भी पाए जाते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की जो मूल पहचान है कि वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना और मध्य प्रदेश के निवासियों का जो स्वभाव है वो प्रकृति के अनुकूल होते हुए अपने देश में वैशिष्ट वाला है। जब हमारे राज्य के अंदर 31% वन और देश के अंदर कुल वन क्षेत्र का 9% से ज़्यादा हिस्सा हमारे यहाँ है, ऐसे में हमने अपने वन्य पॉलिसी के अंतर्गत इसको टाइगर रिजर्व की घोषणा की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके करने से, उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि अभी की दशा में 8 रिजर्व पार्क में हमारे सारे पर्यटकों के आगामी, जब तक टाइगर रिजर्व पार्क ये वन्य जीव के खुले रहेंगे तब तक के सारी होटल, सारे रिसोर्ट, सारी रुकने की जगह, सारी जिप्सियाँ, सारी की सारी फुल है। कोशिश कर रहे हैं कि और आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जाए। तो इन्वेस्टर समिट में हमने इस अपने आप में इस चीज़ की गुंजाइश दी है कि भविष्य में ऐसे हम पार्क भी बढ़ाते जाएं और नए नए प्रकार से रुचि बनाते हुए इस पर आगे बढ़ें। मुझे इस बात का संतोष है कि ये नवा टाइगर रिजर्व पार्क अपने आप में उल्लेखनीय रहेगा और 2025 का तो ये समय हमारे लिए और अनुकूल है, जब हम लगभग 3 महीने के अंदर ये दूसरा पार्क दे रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। इस अवसर पर हमारे माननीय अध्यक्ष खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष सहित हमने इस कन्वेंशन सेंटर का भी भूमि पूजन किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये भूमि पूजन हमारे लिए भोपाल की जो GIS हमने की थी, वो GIS में हमने घोषणा की थी कि GIS अभी आज की स्थिति में तो मानव संग्रहालय में करवाई थी, जिसका अस्थायी प्रबंधन किए गए थे। लेकिन आने वाले समय में जैसा हमारा ये कुशाभाऊ ठाकरे सभागार है, उसी की जैसी डिज़ाइन से मिलती जुलती लेकिन सर्व सुविधा युक्त ये पूरा कन्वेंशन सेंटर बनेगा, जिसके अलग अलग प्रकार के सारे प्रबंधन करते हुए भविष्य में सभी प्रकार के आयोजनों के लिए ये बहुत उपयुक्त स्थान रहेगा। वैसे भी शहर के मध्य में और गौरवशाली अतीत को समेटे हुए ऐसे में हम सबकी प्रयास है कि भोपाल का अपना जो राजधानी का अपना उसका दर्जा है, उस नाते से जो चीज़ की कमी थी, मुझे लगता है आज के भूमि पूजन से ये पूरी होगी। लगभग 110 करोड़ से ज़्यादा की लागत से ये जो नया कन्वेंशन हॉल बन रहा है,
इसके माध्यम से 19 कमरे बनेंगे, पूरा भव्य भवन बनेगा। 1,10,000 स्क्वायर फीट से बड़ा ये पूरा कैंपस हमें एक अलग प्रकार के गौरवशाली अतीत से भी जोड़ेगा और भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति भी करेगा। आपने पर्यटन को बढ़ाने की बात कही, लेकिन धार्मिक पर्यटन पर भी बड़ा महत्व है। कल आपने प्रश्न पाथी को लेकर भी बड़ी बैठक की है, तो क्या महाकाल लोक के बाद अब प्रश्न पाथी भी मध्य प्रदेश में और गुजरात राजस्थान से भी आप इस समय मैं मान के चलता हूं कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की कई प्रकार के अलग अलग संभावना है। ऐसे में धार्मिक पर्यटन को लेकर के भी मध्य प्रदेश में बड़ी संभावना है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का गौरवशाली अतीत हमारे लिए सांदीपनि आश्रम से जुड़ता है और वो न केवल यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, बाद के भी कार्यक्रम में कई बार मध्य प्रदेश से आए गए। और न केवल मध्य प्रदेश से, भगवान कृष्ण का अगर पूरा जीवन देखें तो वो हमारे पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगातार उनके भ्रमण हुए। पूर्व अर्थात अरुणाचल से लगा करके असम का पूरा बेल्ट, बिहार उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से राजस्थान से होते हुए मथुरा का उनका अपना एक मार्ग है। दूसरा, विद्वानों ने ही बताया है कि मध्य प्रदेश से क्रॉस करते हुए फिर गुजरात से होते हुए द्वारका तक गए। बाद के भी कार्यक्रम में चूंकि हम मध्य में हैं, कई बार जब भी कोई अभियान पे भगवान का यहाँ से भ्रमण हुआ, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करते हुए हम गौरवशाली अतीत को भी जीवित कर रहे हैं और उनके माध्यम से श्री कृष्ण भक्तों के साथ साथ भगवान कृष्ण के प्रति जिज्ञासु लोगों के लिए भी ये एक अपने आस्था के साथ साथ उनके अपनी उस जीवन की विशिष्ट लीलाओं से सबको परिचित कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार सभी प्रकार के अपने गौरवशाली अतीत के साथ लोगों को जोड़ना भी चाहती है और